आज की क्लास में अपने बात करेंगे फोटोन की अवधारणा की। ठीक है, फोटोन की अवधारणा है क्या? तो आइंस्टीन ने एक बात कही भी, अगर कोई भी प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो उस प्रकाश की जो ऊर्जा है वह कभी भी सतत नहीं पाई जाती। सतत का मतलब जैसे लगातार, बीच में कोई टूटा हुआ भाग नहीं है, लगातार मिल रही है, ठीक है, वो है सतत न पाके अपने को पाई जाती है पैकेट्स के रूप में, यानी किसके रूप में? वो बंडल के रूप में। पहला पैकेट आ गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। इस प्रकार से आइंस्टीन ने कहा भी अगर किसी प्रकाश की ऊर्जा की बात करें तो वह प्रकाश की ऊर्जा कभी भी सतत नहीं होती, वह हमेशा किसके रूप में पाई जाती है? पैकेट्स के रूप में। और उन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा, और उसी क्वांटा को बाद में बोला गया फोटोन। ठीक है, तो अगर फोटोन की बात करें तो फोटोन बेसिकली प्रकाश की ऊर्जा का क्या है? एक पैकेट है। ठीक है, यानी प्रकाश अब अपनी ऊर्जा सतत न रखे, किसके रूप में रखेगा? पैकेट के रूप में, और उस पैकेट को क्या बोलते हैं अपने? फोटोन। ठीक है, और आइंस्टीन ने ये बात कही भी, ये जो फोटोन है उसकी जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है उसकी आवर्ती के। ठीक है, ये समानुपाती किसके? उसके आवर्ती की। इसलिए यहाँ पे समानुपाती का निशान हटाने के बाद नियतांक जोड़ते हैं, E बराबर है एच म्यू। ठीक है, इसलिए अपने किसी भी फोटोन की ऊर्जा लिख सकते हैं, फोटोन के अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा आ रही है वो क्या लिख सकते हैं? E बराबर है एच म्यू। म्यू होती है उसकी आवर्ती, जिसको क्या लिखते हैं? C बाई लैम्डा। तो E का वैल्यू आता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये होती है फोटोन के अंदर। अगर अपने प्रकाश की ऊर्जा की बात करें तो फोटोन के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा नीचे E बराबर एच सी बटे लैम्डा। उसके बाद जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो उसके अनुसार आइंस्टीन ने एक बात और कही भी, अगर किसी की जो स्पीड है, जो वेग है, वो किसी न किसी के सापेक्ष माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि प्रकाश है, प्रकाश की ऊर्जा किसके रूप में पाई जा रही है? फोटोन के रूप में। इसका मतलब ये है भी अगर प्रकाश गति करेगा तो फोटोन भी क्या कर रहा है? गति। और जिस वेग से प्रकाश गति कर रहा है उसी वेग से क्या गति करेगा? फोटोन। तो वहां पे उसने सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार एक ऊर्जा और दी भी, किसी भी फोटोन की ऊर्जा बराबर किसकी होती है? E बराबर एम सी स्क्वायर के। m हो गया उसका द्रव्यमान और c हो गया उसका वेग, और c किसको दर्शाता है? प्रकाश के वेग को। ठीक है, यानी उसने सीधा से ये कहा भी अगर कोई भी कण है वो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, यानी c से गति कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या लिख सकते हैं? E बराबर एम सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें आती है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपने फोटोन की बात करें तो फोटोन के दो प्रकार के द्रव्यमान माने जाते हैं। एक तो होता है उसका विराम द्रव्यमान और एक होता है उसका गतिज द्रव्यमान। यहाँ पे फोटोन के अंदर अपने दो प्रकार के द्रव्यमान मानेंगे, एक होता है विराम द्रव्यमान और एक होता है गतिज द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान का मतलब स्थिर अवस्था के अंदर कैसा द्रव्यमान है उसका। ठीक है, तो फोटोन है तो फोटोन कोई भी स्थिति ऊर्जा वो नहीं रखता। ठीक है, यानी उसकी स्थिति अगर बात करें तो उस टाइप की ऊर्जा उसके अंदर नहीं पाई जाती, गति की ऊर्जा मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना माना जाता है? शून्य। यानी फोटोन अगर स्थिर है तो उसकी कोई ऊर्जा नहीं हो। ठीक है, और अगर फोटोन क्या कैसा है? गतिशील है, तब उसकी ऊर्जा होती है E बराबर एम सी का स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे बोला गया जो फोटोन है उसका विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। ठीक है, और गतिज द्रव्यमान उसकी ऊर्जा के अनुसार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने फोटोनों के एक दो गुण ध्यान रखने, जैसे पहला गुण तो ये है भी विराम द्रव्यमान तो शून्य होना चाहिए और गतिज द्रव्यमान उसकी ऊर्जा के अनुसार अपने को उपस्थित होगा। दूसरा ये कहता है कि फोटोन है वो फोटोन उदासीन होता है। फोटोन कैसा होता है? उदासीन, यानी उस पे न तो कोई विद्युत क्षेत्र पर लगाएगा और न ही चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो उस पे न तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो सकता है और न ही चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो फोटोन है क्या? फोटोन एक ऊर्जा का पैकेट ही तो, किसकी ऊर्जा का? प्रकाश का। इसलिए जिस वेग से प्रकाश चलेगा उसी वेग से क्या चलना चाहिए? फोटोन। इसलिए लिखते हैं जो फोटोन है उसका वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी जिस वेग से प्रकाश गति करेगा उसी वेग से कौन गति करेगा? फोटोन गति करेगा। अब अगर अपने बात करें भी, यहाँ पे दो टाइप की ऊर्जा है। अगर प्रकाश की ऊर्जा की बात करें तो प्रकाश की ऊर्जा होनी चाहिए एच म्यू, यानी प्रकाश की ऊर्जा आएगी एच सी अपॉन लैम्डा। इसको अगर मैं समीकरण नंबर 1 मानूं तो आइंस्टीन ने दूसरी बात की है कहीं भी जो फोटोन है वो एक प्रकार का कण है। ठीक है, यानी ऊर्जा का क्या है? एक पैकेट है और उसकी ऊर्जा बराबर आनी चाहिए E बराबर एम सी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। तो अगर अपने
आइंस्टीन के अनुसार बात करें तो आइंस्टीन ने ये कहा कि प्रकाश की ऊर्जा तो ये होनी चाहिए और उसके अंदर जो फोटोन है उसकी ऊर्जा ये होनी चाहिए। तो अगर प्रकाश है तो यही तो बात है, प्रकाश की ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है, पैकेट्स के रूप में, और उस पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन। यानी ये जो प्रकाश की ऊर्जा है वो एक तरीके से किसकी ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है। तो अगर मैं समीकरण 1 और 2 को देखूं तो दोनों ऊर्जाएं एक ही चीज की तो है, ये प्रकाश की ऊर्जा है और प्रकाश की ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है, फोटॉन्स के रूप में। इसलिए ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी ये सीधा सा होना चाहिए mc² बराबर होना चाहिए hc बटे लैम्डा, यानी ये ऊर्जा क्या होनी चाहिए बराबर। तो c से c कट गया तो m बराबर आ गया h बटे c लैम्डा। तो अगर मैं बात करूं संवेग की, तो अगर संवेग की बात करें तो संवेग बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान और गुणा में उसका वेग। तो अगर द्रव्यमान मानूं मैं m, तो फोटोन के संवेग को बात करूं तो फोटोन का जो वेग है वो किसके बराबर होना चाहिए, c के, प्रकाश के वेग के। तो m का वैल्यू रख दो यहां से, तो m का वैल्यू रखूं तो m का वैल्यू क्या है, h अपॉन c लैम्डा गुणा c, c से c कट गया तो h बाय लैम्डा। इसलिए ये ध्यान रखना है भी किसी भी फोटोन का जो संवेग है वो h अपॉन लैम्डा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस आधार पे अपनी ये चीज बता सकते हैं कि h अपॉन लैम्डा के क्या होगा, बराबर। अब अगर इसके आगे की बात करें अपने, तो उसके बाद आते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो अगर अपने बात करें आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की, ठीक है, तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण ये बात कहती है कि जैसे मान लो क्या ये कोई परमाणु है x, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ऊर्जा डाली, इसका x धातु, उसका कार्यफलन मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैंने उस पे ऊर्जा डाली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसकी कार्यफलन 10 है और मैंने ऊर्जा 15 डाली, इसका मतलब ये बाहर निकलने में ऊर्जा कितनी खर्च करेगा, 10। ठीक है, तो इसको अगर 15 ऊर्जा डाली तो 10 तो ये बाहर निकलने में खर्च करेगा, बची ऊर्जा क्या करेगा, गति करेगा। तो अगर मैं ऊर्जा संरक्षण से बात करूं तो ऊर्जा संरक्षण से यही तो कह सकता हूं, कुल ऊर्जा मैंने डाली कितनी, 15, उसमें से कुछ ऊर्जा उसने खर्च कर दी किधर निकलने में, बाहर, जो कितनी थी, 10। तो जो बची हुई ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, तो यहां पे ये लिख सकता हूं क्या, ये जो ऊर्जा थी वो कुल ऊर्जा थी, ये जो बाहर निकलने के लिए उसने खर्च की, तो किसी धातु से बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, कार्यफलन के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर है, फाई के। प्लस में अगर ये देखूं तो ये बची हुई ऊर्जा है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, गति करेगा, बाहर निकलने के बाद क्या करना है, गति, यानी ये कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो ये होती है प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, तो आइंस्टीन ये बात कहता है भी यदि किसी धातु पर कोई ऊर्जा डाली जाए तो उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो वह कार्यफलन के रूप में, इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के रूप में खर्च करता है, और बची ऊर्जा कौन सी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेता है, अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेता है। इसे बोलते हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, यानी सीधा सा लिख सकते हैं भी जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, यानी डाली गई कुल ऊर्जा के आगे कितने टुकड़े करने हैं, 2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है वो सामान्य रूप से किसको दर्शाती है, ऊर्जा संरक्षण को दर्शाती है। और वो समीकरण अपने को ये बात कहती है कि किसी भी सतह पर डाली गई कुल ऊर्जा का मान कार्यफलन व उसकी गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक है, या फिर ये लिख सकते हैं भी किसी सतह पर डाली गई कुल ऊर्जा का कुछ हिस्सा तो वह धातु कार्यफलन के रूप में खर्च करती है, वह शेष बचा हुआ हिस्सा किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च किया जाता है। अगर अपने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार बात करें तो E बराबर होना चाहिए फाई प्लस AE। ठीक, तो अगर अपने बात करें E है तो E तो डाली गई ऊर्जा है, तो ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, H गुणा म्यू। तो ये तो म्यू है आपतित आवर्ती। अगर कार्यफलन की बात करूं तो कार्यफलन होती है न्यूनतम ऊर्जा, और कार्यफलन के लिए जो आवृत्ति आती है वह कौन सी आवृत्ति होती है, देली आवृत्ति। देली आवृत्ति यही तो लिखते हैं, ऐसी डाले गए प्रकाश की ऐसी न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश युक्त प्रभाव क्या उसके संभव हो सके। तो वहां पे अपने एक लाइन लिखी थी भी यदि डाले गए प्रकाश की आवृत्ति उसकी देली आवृत्ति से कम हो, यानी अगर म्यू है वो छोटा हो किससे, म्यू नॉट से, तो प्रकाश युक्त प्रभाव नहीं होता। तो उसकी व्याख्या अपने समीकरण के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो उसकी व्याख्या करते कैसे हैं, मैंने मान लिया जो प्रकाश डाला गया है उसकी आवृत्ति क्या है, म्यू है, तो डाली गई ऊर्जा h म्यू।
अगर कार्यफलन की बात करूं तो कार्यफलन को क्या लिखते हैं, कार्यफलन भी तो ऊर्जा ही है, बस इतना ही है कि कौन सी ऊर्जा है, न्यूनतम। तो यानी S तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा, तो आवर्ती भी कौन सी आएगी, न्यूनतम। और न्यूनतम आवर्ती को क्या बोलते हैं, उसकी डेली आवर्ती। इसलिए लिख सकते हैं E तो h म्यू और फाई h म्यू नॉट, क्योंकि फाई कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, h म्यू। लेकिन ये जो कार्यफलन है वो कौन सी ऊर्जा है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वो है। तो यहाँ पे आवर्ती भी क्या आएगी, न्यूनतम, तो h म्यू नॉट प्लस, अगर गतिज ऊर्जा की बात करूं तो क्या आना चाहिए, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं h म्यू माइनस h म्यू नॉट बराबर 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें h अगर कॉमन ले तो ये बच गया म्यू माइनस म्यू नॉट बराबर बच गया 1/2 mv का स्क्वायर। तो अपने अगर मैं पहली स्थिति की बात करूं कि म्यू अगर छोटा है किससे, म्यू नॉट से, यानी डाले गए प्रकाश की आवर्ती अगर डेली आवर्ती से क्या है, कम है, तो स्थिति देखो, अगर म्यू छोटा है म्यू नॉट से तो h, ये जो म्यू छोटा है अगर म्यू नॉट से तो म्यू नॉट बड़ा है, इसका मतलब ये जो घटाव बचेगा वो किसका बचना चाहिए, माइनस का। यानी यहाँ पे संख्या जो आएगी वो किसकी आनी चाहिए, माइनस की, क्योंकि म्यू माइनस म्यू नॉट कर रहा हूं और म्यू छोटा है, तो ये इधर वाला जो पूरा मान है वो किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, इधर बात करो, द्रव्यमान माइनस में हो नहीं सकता, वेग उसका क्या है, वर्ग, तो किसी संख्या का वर्ग भी माइनस का नहीं हो सकता। इसका मतलब इधर वाला जो भी चीज है वो हमेशा किसका रहेगा, प्लस का। और तो अगर मैं म्यू छोटा रखूं म्यू नॉट से तो इधर वाला माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिख सकता हूं यदि म्यू नॉट से छोटा है तो ये जो 1/2 mv स्क्वायर यानी जो गतिज ऊर्जा है वो किसके आनी चाहिए, माइनस के आनी चाहिए। यानी ये मान इधर किसका जाना चाहिए, माइनस का। लेकिन गतिज ऊर्जा कभी भी माइनस की आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर है, m है वो तो द्रव्यमान है जो कभी माइनस का हो नहीं सकता, और v क्या है, वेग, तो वेग है तो उसका वर्ग है तो वो भी माइनस का नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे सीधे साधे ये ध्यान रख सकते हैं v जो गतिज ऊर्जा वो हमेशा किसकी आनी है, प्लस की। तो इसलिए अगर मैं डाले गए प्रकाश की आवर्ती डेली आवर्ती से कम रखूं, डाले गए प्रकाश की आवर्ती डेली आवर्ती से क्या रखूं, कम रखूं, तो उस स्थिति के अंदर सीधी सी बात है गतिज ऊर्जा का मान किसका आना चाहिए, माइनस का, जो कि संभव है नहीं है। इसलिए लिखा जाता है अभी यदि डाले गए प्रकाश की आवर्ती डेली आवर्ती से कम हो तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव कभी भी संभव है नहीं, क्योंकि अगर डाले गए प्रकाश की आवर्ती डेली आवर्ती से कम होगी तो उस स्थिति के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वह कैसी प्राप्त होती है, ऋणात्मक, जो कि कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए ये जो इक्वेशन है अपने को ये दर्शाती है भी क्यों डाले गए प्रकाश की आवर्ती अगर डेली आवर्ती से कम हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यदि डाले गए प्रकाश की आवर्ती डेली आवर्ती से कम होगी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, पहली बात तो ये। उसके बाद आइंस्टीन ने दूसरी चीज ये कही भी अगर अपने कहीं भी प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे, क्या बढ़ा रहे, प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो ऊर्जा है फोटोन की उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यानी अगर अपने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ फोटोन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, इसलिए आइंस्टीन ने कहा भी यदि किसी धात्विक सतह पर डाले गए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए, धात्विक सतह पर डाले गए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो उस तीव्रता बढ़ने के कारण उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा उसने ये कहा भी अगर कहीं पे किसी कोई धात्विक सतह उस पे अगर मैं प्रकाश डाल रहा हूं तो अगर चाहे मैं फोटोन की तीव्रता कितनी भी बढ़ाता जाऊं उससे उसकी ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस पे उसकी ऊर्जा पे प्रभाव तभी पड़ता है जब क्या बदली जाए, उसकी आवर्ती, क्योंकि E बराबर h म्यू यानी जो ऊर्जा है वो किस पे निर्भर कर रही है, आवर्ती पे, न कि तीव्रता पे, यानी E में कहीं आ ही नहीं आ रहा। इसलिए अपने लिख सकते हैं भी जो ऊर्जा है वो किस पे निर्भर करती है, उसकी तीव्रता, आवर्ती पर, न कि तीव्रता। चौथा उसने ये कहा भी चौथी उसके अंदर तरंग सिद्धांत के अंदर कमी ये आ रही थी वहां पे कार्बस्ता आनी चाहिए। तो यहाँ पे आइंस्टीन ने ये कहा भी जो फोटोन है ना वो एक ठोस गोले की तरह होता है। फोटोन किसकी तरह होता है, ठोस गोले की तरह, यानी जब ये फोटोन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन किधर निकल जाएगा, बाहर। यानी जो फोटोन है वो टक्कर के दौरान किसी भी प्रकार का समय नहीं लेता।
ठीक है, इसलिए लिखते हैं भी जो फोटोन है उसके अंदर कार्बवस्था कितनी पाई जाती है, शून्य। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये कहा भी जो फोटोन है उसको एक ठोस गोले की भांति माना जा सकता है, जो किसी भी सतह पे जाके टकराएगा तो वह अपनी ऊर्जा किसको स्थानांतरित करेगा, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वह ऊर्जा स्थानांतरित करेगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत वह ऊर्जा ग्रहण करेगा और वहां से किधर मुक्त हो जाएगा, बाहर। ठीक है, और ये पूरी तरीके से भारी ठोस गोल है, यानी अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको देगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना। ठीक है, डी ब्रोगली परिकल्पना है क्या। ठीक, डी ब्रोगली अपने को ये बात कहता है भी अगर कहीं पे जिस तरीके से तरंग है, ठीक है, तो क्योंकि जैसे प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की कैसी प्रकृति आती है, द्वैत, यानी वह कण की तरह किस तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह भी। तो वहां पे बात खड़ी हुई भी प्रकाश तरंग है और वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कण की तरह। तो वहां पे डी ब्रोगली ने एक बात कही भी जिस तरीके से तरंग जो विकिरण है वो अगर कण की तरह व्यवहार कर सकती है तो कण भी किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। इसलिए उसने ये कहा भी जो अति सूक्ष्म कण है जैसे फोटोन हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, जो अति सूक्ष्म कण है जैसे अल्फा बीटा, ये जो कण है वो कण के साथ साथ किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। इसको उसने बाद में सिद्ध किया। अभी वो कण है वो किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, तरंग की तरह, जो अपने बात करते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग के अंदर, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने ये कहा भी अगर कोई कण है, ठीक है, तो वह कण भी किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से अपने फोटोन का जो संवेग निकाला था P बराबर h बटे लैम्बडा, तो यहाँ से लैम्बडा क्या आना चाहिए, h बटे P। तो डी ब्रोगली ने ये कहा भी अगर कहीं पे कोई अति सूक्ष्म कण है और वह कैसा है, बहुत अधिक वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वह गतिशील कण है वो किसकी भांति व्यवहार कर सकता है, तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। और उस तरंग का जो संवेग है वो किसके बराबर होता है, उस तरंग का जो लैम्बडा है वो किसके बराबर होता है, h बटे p के, यानी उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो h बटे p के क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो उसने ये कह दिया लैम्बडा है वो h बटे p। तो यहाँ पे अपने अलग अलग कणों के लिए डेरिवेशन है, जैसे कौन सा तरंग कौन से कण के लिए तरंग दैर्ध्य कितना आता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा के लिए, बीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं संवेग की, तो अगर अपने संवेग की बात करूं तो P बराबर mv लिखते हैं। अगर नॉर्मल किसी कण के लिए बात करूं तो P बराबर है mv। तो अगर मुझे यहाँ पे गतिज ऊर्जा में बदलाव करना है, तो अगर संवेग को गतिज ऊर्जा में बदलूं तो गतिज ऊर्जा क्या लिखते हैं, 1/2 mv का स्क्वायर। तो मुझे P को 2 से भाग करना पड़ सकता है। ठीक है, तो P अगर मैं देखूं तो गतिज ऊर्जा लिखते हैं अपने काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है v का क्या आना चाहिए, स्क्वायर। तो v का स्क्वायर बनाने के लिए मुझे वर्ग करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, p स्क्वायर बराबर m स्क्वायर है v स्क्वायर, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं गतिज ऊर्जा बनाऊं तो v स्क्वायर के साथ सिर्फ क्या आना चाहिए, m, तो इसको अलग अलग कर लूं, तो p स्क्वायर बराबर m गुणा में mv का स्क्वायर। तो m को इस साइड ले आओ, ये बच गया p स्क्वायर बटे m। ठीक है, तो अगर ये p स्क्वायर बटे m बच गया तो बराबर किसके बचा, mv स्क्वायर के। तो गतिज ऊर्जा के लिए आगे 1/2 भी आना चाहिए, तो मैंने इधर भी 1/2 तो इधर भी 1/2, तो यहाँ पे जो 1/2 mv स्क्वायर है वो बराबर आ गया अपने किसके लिए, p स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना आया, p स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, तो यहाँ पे p का जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2m के e या फिर e, और इसका क्या है, वर्गमूल, क्योंकि p का क्या है, स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि अगर कोई कण अति सूक्ष्म है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है उसको लिख सकते हैं h बटे में अंडर का 2m a। और अगर अपने बात की थी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर लिखी थी, गतिज ऊर्जा अगर बात करें तो के लिखा था आपने ई वी नॉट। वी नॉट क्या था, निरोधी विभव। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा को सिर्फ मैं ईवी भी लिख सकता हूँ, यानी ई तो है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश और वी क्या उसका विभव। तो इसका वैल्यू रख दो, तो इसको ये भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h बटे अंडर का 2m, और इसको क्या आ सकता है ई वी। ई क्या हो गया, एक तरीके से अगर जनरलाइज करूं तो ई क्या था, आवेश था, तो इसको लिख सकता हूं गतिज ऊर्जा q गुणा v। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं q गुणा v। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने किसी भी कण के तरंग दैर्ध्य की बात करें डी ब्रोगली के अनुसार, तो लैम्डा का वैल्यू आना चाहिए
h अपॉन अंडर रूट का 2m/q_v, v हो गया उस पे लगाया गया विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अलग अलग कणों के लिए बात करें तो अपने पास लैम्डा का वैल्यू है h अपॉन अंडर रूट का 2m/q_v। तो जैसे मैं फर्स्ट बात करूं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो अगर मैं फर्स्टली प्रोटॉन के लिए बात करूं तो प्रोटॉन के लिए अपने ये चीज लिख सकते हैं, h का वैल्यू फिक्स होता है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इनटू सेकंड। m देखूं तो m किसका, प्रोटॉन का, m प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 इनटू 10⁻⁻27। ठीक है, q प्रोटॉन पे कितने गुलाम है 1.6 गुणा 10 की घात -19 है गुलाम। तो v को पढ़ा रहे तो अगर मेरे को लैम्डा चाहिए किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा के वैल्यू के लिए h का वैल्यू वही रखना है अपने को 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल गुणा सेकंड। और m की बात करूं तो m की जगह m प्रोटॉन का आएगा, ये कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 केजी। Q की बात करूं तो ये प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 से कूलम। ठीक, ये हो गया किस तरह प्रोटॉन के। तो अगर अपने को प्रोटॉन का तरंग दे देना चाहिए तो इसमें इनकी क्या पुट कर दो वैल्यू, जैसे h का वैल्यू पुट किया, m का वैल्यू पुट किया और q का। इसी तरीके से किसी भी कण का पूछे, जैसे उसने पूछ लिया कौन से कण का, अल्फा कण का, तो अल्फा कण का आपने डी ब्रोगली तरंग दे दिया, कैसे निकालेंगे, s तो सेम है। अगर अल्फा कण की बात करूं तो अल्फा कण क्या होता है 2He4 और ऊपर है 2+, यानी उसका अगर m की बात करूं तो m कितना है 4, लेकिन ये 4 द्रव्यमान नहीं होता, 4 क्या होती है द्रव्यमान है संख्या। तो यानी यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले की m की बात करूं तो जो भी परमाणु का द्रव्यमान लिखते हैं अपने, ठीक है, उसमें ज्यादा प्रभाव किसको माना जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान लिखो तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है समान। तो इसमें कुल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 4, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो क्या है mp। तो इसमें टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 4, क्योंकि ये जो ऊपर 4 लिख रखा है वो द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कितना 4 mp। तो इसको लिख सकता हूं 4 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -27 केजी। अगर मैं q की बात करूं तो q, तो ये जो ऊपर मैंने 2+ लिख रखा है वो किस चीज को दर्शाता है, 2 तो बताता है संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए या फिर त्याग किए, और आगे जो निशान है वो इस चीज को दर्शाता है कि उसने त्यागा है या ग्रहण किया। तो अगर उसके 2+ है इसका मतलब प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, और आगे कितना है 2, तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है त्याग। तो अगर आवेश के अनुसार बात करें तो q बराबर क्या लिखते हैं Ne, तो n का मान कितना है 2 और e का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 है कूलम। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू अपने इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, जिसके कारण किसका लैम्डा आएगा अल्फा कण का। इसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए h का मान तो सेम रहेगा, h के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इनटू 10⁻31 kg। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसके आवेश की बात करूं तो आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 है कूलम। ठीक है, तो इन सब का अपने वैल्यू पुट करके अपने अलग अलग कणों के लिए लैम्डा निकाल सकते हैं, और वो चीजें याद रखनी है जैसे 1.0.101 इस तरीके से। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर लैम्डा की बात करें न्यूट्रॉन के लिए, किसके लिए न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के ये सूत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा कण होता है उदासीन होता है, और उदासीन का मतलब उस पे आवेश का वैल्यू कितना 0, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगाते, उसको अपने गतिज ऊर्जा के रूप में ही रखते हैं। ठीक है, उसको अगर निकालना है न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा दी जाती है या फिर तापमान दिया हुआ आता है। ठीक है, तो वहां पे लैम्डा को लिखना है h/√2ma k। ठीक है, उसको अपने को कोई बदलाव नहीं करना।